हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और आज आप सभी के बीच एक खास रिपोर्ट लेके आए, एक खास चर्चा के माध्यम से। आज मेरे साथ बातचीत के लिए विशेष तौर पे मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व में आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और धर्मशाला से एक खास संबंध रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि रिटायर होने के बाद इन्होंने अपनी पूरी जो अभी तक का समय है वो पूरा यहाँ की भलाई के लिए, धर्मशाला की भलाई के लिए और यहाँ के जो कार्य हैं, जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ उनमें स्मार्ट सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कॉमन फैसिलिटीज़ है, डस्टबिन फैसिलिटीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इन तमाम विषयों पर इन्होंने अपनी जानकारी दी है। मीडिया में भी रोज़ाना इनका आना जाना रहता है जिससे लोगों को जागरूक कर सकें और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस को इम्पैक्ट कर सकें, ये भी एक मेन इशू रहता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लगातार जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, वो जो मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टोरियस हो गया है, टूटता दिखाई दे रहा है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो फेलियर है कहीं ना कहीं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हों या जितने भी हम प्रोजेक्ट्स गिना सकें धर्मशाला को लेकर पर्सपेक्टिव में, वो सभी फेल होते हैं और चरमराए हुए दिखते हैं। क्या रीजंस मानते हैं सर, और इनको अप्रिएंट कैसे किया जाए, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, लोग क्या करें? नहीं, सबसे पहले शिवांशु जी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा बेसिक्स को समझना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें कि हमारा जो देश है वो हमारा संविधान से चलता है और संविधान में हमारा गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी, हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करेंगे और नागरिक क्या भूमिका क्या है, ये सारा का सारा उसमें मेंशन किया हुआ है। तो डिस्टॉर्शन जो है वो हमारा संविधान के मुताबिक काम करने से हो गया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा जैसे धर्मशाला है या हिमाचल है या देश है, उसके मालिक की हैं वो लोग हैं। मैं मालिक हूँ, आप मालिक हैं, इवन जो हमारा नागरिक जो 5 किलो की अनाज लेने के लिए लाइन में लगा वो भी मालिक है। तो मालिकों का जो यहाँ पे धर्मशाला में क्या होगा या स्टेट में क्या होगा वो डिसाइड करेंगे मालिक। अब इसी व्यवस्था के तहत मालिक जो है वो विधानसभा में जाके नहीं बैठ सकते, 140 करोड़ लोकसभा में नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे पैसे से स्कीम्स बनती हैं, प्रोजेक्ट बनती हैं, जिसका आपने नाम लिया। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट और पैसे जो हैं ये लोगों की भलाई के लिए आते हैं। अब उसका व्यवस्था संविधान में ये की गई है कि इसके लिए हम ब्यूरोक्रेसी को चुनेंगे, अधिकारियों को चुनेंगे, कर्मचारियों को चुनेंगे और वो हमारे बिहाफ के ऊपर, क्योंकि वो उनको पेमेंट नागरिक कर रहा है जो मालिक है, और वो जो है वो उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लोग एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करें तो हमारे बिहाफ के ऊपर हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे अभी इलेक्शन आ गया, हम अपने एमएलए को चुनेंगे या एमपी को चुनेंगे, वो हमारे बिहाफ के ऊपर एफिशिएंटली ब्यूरोक्रेसी से काम लेगा। सर, ये एक और मेजर पॉइंट आपने जोड़ा है जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट वाला। सर, आजकल कई मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि धर्मशाला के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही आम परिवारों से उठ के आए हुए मेहनती लोग हैं और वो जब अपना बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं या मतलब बिज़नेस करने की कोशिश करते हैं तब उनके ऊपर प्रेशर आता है। हालांकि वो सारी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी कई ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो 7-7, 8-8 सालों से एक ओरिजिनल पेस पे जुटे हैं, उनकी वहाँ एक डेफिनेट क्राउड है जो उनसे अट्रैक्ट होती है उनके फूड के प्रति या दूसरी चीज़ों के प्रति। उसको भी कहीं ना कहीं जो मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या पुलिस वाला है वो कहीं ना कहीं उनको पिंच कर रहा होता है, उनके इररिलेवेंट चालान्स कर रहे होते हैं, उन्हें डराने धमकाने के प्रयास होते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, और जब ऐसी चीज़ें हो रही तो व्हाट शुड स्ट्रीट वेंडर्स डू, मतलब उनके पास क्या एंड बचता है इस चीज़ से निजात पाने का? नहीं, ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट का आपने पॉइंट जो पूछा है ये बड़ा रेलेवेंट है और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा फेलियर की, स्टेट फेलियर की। अब आप देखें कि हम लोग काम कैसे करते हैं। अब आप देखें कि स्ट्रीट वेंडर की समस्या जो है काफ़ी सालों से चल रही थी। एज ए रिज़ल्ट भारत सरकार ने 2004 में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग और 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसके ऊपर रोज़ी रोटी कमा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ पे तो 490 ही हैं। अब उसके लिए इसको दोबारा फिर शेयर किया गया एक्सपीरियंस के मुताबिक। उसमें 2009 में उस पॉलिसी को उसको दोबारा मॉडिफाई किया, उसको अपडेट किया। इस पॉलिसी के बेस के ऊपर इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, मास स्केल कंसल्टेशन हुई पूरे देश में और उसके बाद 2014 में एक्ट पास हुआ। अब आप देखें इस एक्ट के 2 एम हैं। पहला एम है कि जो शहर है वो सुंदर दिखे, है ना, और उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग को रेगुलेट करो, कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा। अब ये वेंडर तो डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो वो गरीब आदमी थोड़ी डिसाइड करेगा कि मेरे को कहाँ बैठना, उसको जहाँ जगह मिलेगी बैठ जाएगा।
ये हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या टाउन वेंडिंग कमेटी है, उसको डिसाइड करना है। दूसरा, वेंडर जो है उसको कभी पुलिस वाला तंग कर रहा है, उसको कभी कॉरपोरेशन वाले तंग कर रहे हैं, और आपने देखा होगा बिना वजह के तंग कर रहे हैं। अभी आप देखें कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट आने के बाद इन वेंडर्स के लिए कोई एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन पुलिस वाले पुलिस एक्ट में चालान कर रहे हैं। सेक्शन 27 जो है स्ट्रीट वेंडर एक्ट का ऐसा बोलता है कि कोई दूसरा एक्ट लागू नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू होगा। लेकिन अब उसमें स्ट्रीट वेंडर कैसे लड़ाई कर सकता है? अब आप देखें, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम जो है वो लागू की गई, इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें करोड़ों रुपया है। उन्होंने कहा कि आप उससे सुंदर मार्केट बनाओ, अगर वहाँ पे मोमो वाला है, चाउमीन वाला है, खाने पीने का सामान है, तो आप फूड कोर्ट बनाओ जैसे एयरपोर्ट पे होती है, एक डेफिनेट सी जगह दे दूँगा। हाँ, फिर उसके बाद वेजिटेबल है, वेजिटेबल आम नागरिक वहाँ पे खरीदने जाता है, तो उसके लिए जगह उसको अच्छा लगे कि मैं वहाँ पे खरीदने जा रहा हूँ, और वहाँ पे वेजिटेबल मार्केट बनाओ डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर और द वेंडर, है ना। लेकिन अब आप देखें कि एक्ट है, रूल्स हैं, स्कीम है, और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में पैसा भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सर, एक और चीज़ इससे निकल के आती है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 6 जगहों पे, और पूरे देश भर में लोकसभाओं के चुनाव चलना शुरू हो गए हैं, 7 चरण में होने। तो ऐसी कंडीशंस में अगर मैं धर्मशाला की बात करूं, तो व्हाट ऑप्शंस डज द धर्मशाला पीपल हैव, कि मतलब वो इलेक्शंस में किसको चुने? एक तरफ उनके पास वो चेहरा है जो पहले जिसको उन्होंने यहाँ से जिता के भेजा, लेकिन अब वो दूसरी पार्टी में है, और एक तरफ उनके पास एक पार्टी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है, लेकिन उसके पास जो कैंडिडेट है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, और बाकी भी कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो बट जो लोग हैं वो किसके ऊपर कॉन्फिडेंस जताएं? क्योंकि मैनिफेस्टो ले लीजिए या किसी के कोई अहम मुद्दे ले लीजिए, सब एक ही चीज़ अलाप रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्मार्ट सिटी, सबके पास वही सेम लॉज हैं, कौन्स हैं, और वो उन्हीं के टिपिकल कमेंट्स करते हैं और एक दूसरे पर हार्म करते हैं। तो व्हाट डज पीपल हैव टू डू? मतलब जो धर्मशाला का मूलभूत निवासी है, जो चुनावों से नहीं ज़्यादा मतलब रखता है, ना राजनीति में पड़ता है, वो अपनी नॉर्मल लिवलीहुड जीना चाहता है, अपना काम करना चाहता है और अर्न करना चाहता है, व्हाट डज ही हैव टू डू फॉर इट नाउ? देखिए, ये बड़ा सिंपल है, और उसमें एक्चुअली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो उसमें पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो भी आदमी आ रहा है, हमें नागरिक जो है, जो आप बेसिकली आप इस वक्त एक ऐसी भूमिका में है जहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे। आप ये मान के चलें जैसे यूपीएससी आईएएस वाली की इंटरव्यू लेता है, वैसे ही आज नागरिक है जो एक आईएएस से ऊपर वाले की इंटरव्यू ले रहे हैं। अब उनको निष्पक्ष होना पड़ेगा, उसको किसी पार्टी से एफिलिएशन रखनी नहीं पड़ेगी, उसको बिल्कुल ब्लंट होना पड़ेगा कि भाई मैं अपने बच्चों की तरफ देखूंगा, देश की तरफ देखूंगा, प्रदेश की तरफ देखूंगा, तो उसको निष्पक्ष होना पड़ेगा। दूसरा, उसको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी आदमी उठ के आ गया, या मैं आपके पास उठ के आ गया जी मेरे को आप वोट डाल दो, तो आप ये देखेंगे कि यार ये आदमी जो है ये क्यों मांग रहा है वोट। तो आपको कहेगा कि मेरे को लोगों की सेवा करने में बड़ा शौक़ है। अब लोगों की सेवा जो है वो ऐसा नहीं होता कि रात को उठे और सवेरे लोगों की सेवा का शौक़ पैदा हो गया। वो शौक़ जो है बचपन से होता है। उसकी एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं कि 30, 35, 40 साल जो भी उसकी उम्र है, उससे कितनी लोक सेवा उसने आज तक की है। जनरल रेपुटेशन के बारे में एमएलएस के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में हमें जानकारी होती है। पढ़ाई लिखाई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना आपका विल है, क्योंकि पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस वहाँ हैं आपके पास विजन होना ज़रूरी है, आपके पास वो भावना होना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप यू कैन मेक आउट। और दूसरा, इसमें हमारे पास पार्टियों से संबंध नहीं होना चाहिए कि मेरी ये पार्टी है, मेरी वो पार्टी है। हमें ये देखना है कि जो आदमी है वो सूटेबल है या नहीं है। अगर वो सूटेबल है तो वी शुड गो फॉर इट विदाउट एनी एक्सेप्शन, है ना, विदाउट एनी फेवर। अगर हमारे वो सूटेबल नहीं है तो उसको डिस्कार्ड करें। अब सिचुएशन आती है जब कोई भी सूटेबल नहीं है। जब कोई भी सूटेबल नहीं है तो आप बताएं कि क्या करेंगे। अब एक ऑप्शन है कि मैं जाए ना वोट डालने, वो गलत होगा। हमें वोट देने जाना है और हमें अपना विल दिखानी है। हमने दिखाना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं ए कैंडिडेट को वोट करता हूँ तो मैं विल अब दिखा रहा हूँ कि मैं इस किस्म का आदमी को पसंद करता हूँ। अगर मैं बी को मैं वोट कर रहा हूँ तो मैं इस किस्म के आदमी को पसंद करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास मैसेज आता है, इसीलिए आप सुनेंगे कि आप बोलेंगे कि गद्दी कैंडिडेट को दो,
चौधरी कैंडिडेट दे दो, राजपूत कैंडिडेट दे दो, ब्राह्मण कैंडिडेट दे दो। कोई बोलेगा मैं आपका बेटा हूँ, कोई बोलेगा मैं आपका भाई हूँ। भाई बेटा भाई नहीं चाहिए हमको ना, वो बेटा सभी का है, भाई भी सभी का है। हमें तो काम करने के लिए आदमी चाहिए। तो वो जो है वो आपके पास पॉलिटिकल पार्टी ना देखते हुए आपने उसको कर दिया। अब आपने मैसेज दिया, वो वोट जो है वो मैसेज है, उसमें मेरा आपका नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो हमारा विल आ गया कि धर्मशाला के लोग इस किस्म के आदमी को पसंद करते हैं। अब जब आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता तो क्या आंसर है? नोटा वुड बी मच बेटर। यस, बिकॉज आंसर आ रहा है ना। वो हम नहीं बोल रहे भाई एक भी पसंद नहीं है, दूसरा भी पसंद नहीं है, तीसरा भी पसंद नहीं है, चौथा भी पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव को पॉलिटिकल पार्टीज प्रचारित करती हैं, या जो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो प्रचारित करते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ वोट है। भाई इलेक्शन कमीशन आपको वोट वेस्ट करने के लिए थोड़ी कहेगा। वो आपको इसलिए दिया गया है ताकि वोटर मालिक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैसेज दे सके कि भाई ये गार्बेज जो आप हमको दे रहे हो ये हमको पसंद नहीं है, आप इसकी क्वालिटी बदलो। तो आप देखेंगे कि क्वालिटी बदलेगी। अगर मान लो आपने वहाँ पे ये कहा कि भाई हमारे को गद्दी, राजपूत, ब्राह्मण, आपने ये मैसेज दे दिया कि भाई ये हमारे को वी डोंट नीड दिस, हमें स्मार्ट सिटी से मतलब है, तो वो लोग डरना शुरू कर देंगे कि वे गद्दी का नाम लेने में और चौधरी का नाम लेने में, राजपूत का नाम लेने में। और अब आप देखिए कि सारे के सारे लोग तो बराबर हैं। आज अगर राजपूत कैंडिडेट को जीत जाता है तो राजपूत कम्युनिटी के लिए क्या करता? कुछ भी नहीं करता हो, सिर्फ राजपूत कम्युनिटी का सर्टिफिकेट लेके अपना मकान बना लेता हो। सर अंतिम सवाल मैं जोड़ूंगा, एक ये जो आपने पॉइंट जोड़ा कि मेरा ये सवाल है कि बीइंग ए ब्यूरोक्रेट आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं और काफ़ी पॉलिटिकल इलेक्शंस काफ़ी कुछ आपने देखा है। सर ये जो जाति वाला फंडा है या मतलब परिवारवाद वाली राजनीति है, अब ये इस सदी में ख़त्म हो जानी चाहिए कि नहीं? और दूसरा ये धर्मशाला के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट था वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें अंडरग्राउंड डस्टबिन फैसिलिटीज़ थी, वो अब धर्मशाला से चली गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धर्मशाला की हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल होती जा रही। हर सड़क में आपको गंदगी मिलेगी, हर सड़क में आपको गार्बेज बैग्स मिलेंगे, क्योंकि उसके भी ओपिनियंस हैं। अब आप जब लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको ये कहेंगे कि जब हमारे यहाँ सुबह कोई आ ही नहीं रहा लेने तो हम क्या करें, हम तो सड़क में ही फेंकेंगे, हम क्या करें? वो कहीं ना कहीं डिस्पोज तो करेगा ही। तो ये कितना एक ड्रॉबैक रहने वाला है स्मार्ट सिटी के लिए? इसमें शिवांशु हमें एक अलग से मैं किताब भी लिख रहा हूँ एक, क्योंकि इसको सिस्टम को मैंने 7-8 साल तक पूरे वर्ल्ड में स्टडी किया था। फिर इसकी हमने फिजिबिलिटी स्टडी करवाई थी जो नीदरलैंड के एक्सपर्ट्स थे, और इसके साथ हमारा नागपुर का जो नीरी है CSIR के इंस्टीट्यूट, उन्होंने स्टडी की हुई है। और ये जितना फेलियर था आपका जो डोर टू डोर कलेक्शन है, ये क्यों फेल हुआ, क्यों ठीक नहीं है। उसके बाद आपका जो हमारा इसका जो सेग्रीगेशन है वो नहीं हो रही है। फिर उसका रिसाइकलिंग कैसे करें। खाद बनाने वाला जो है, मेरे ख्याल से मैंने एक पॉइंट को विज़िट किया है हिमाचल में, और वहाँ पे सारे के सारे आज तक 1 ग्राम खाद हमने पूरे हिमाचल में नहीं बनाई। 50-50 लाख रुपए के 30-35 साल पहले मैंने किया था, स्टडी किया था, सभी जगह बना हुआ है, बिलासपुर में है, कांगड़ा में है, धर्मशाला में है। तो वो अब ये प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, थोड़ा एजुकेट हो जाएंगे, थोड़ा हम समझेंगे, अदरवाइज़ ये सिस्टम कामयाब हो ही नहीं सकता। लॉजिकल है, कॉमन सेंस है। आप देखें कि सवेरे हम बोलते हैं जी कूड़े वाली गाड़ी आएगी, गाना गाती हुई आएगी। अब आप तैयार हो रहे हो ऑफिस के लिए, दैट इज़ द टाइम व्हेन दे कम। अब आप बाथरूम में बैठे हो और गाड़ी आ गई, या तो 1 घंटे का टाइम आप छोड़ दोगे, गाड़ी 5 मिनट पहले भी आ सकती है, 10 मिनट पहले बाद में भी आ सकती है। तो आपको वेट करते करते आप अपना ऑफिस मिस कर दोगे। अब वो गाड़ी निकल गई, अब उस कूड़े का क्या करोगे आप? यू कैन नॉट कीप एट होम। अब उसको कहाँ फेंकेंगे? अच्छा, फिर देखो कितना इंटेलिजेंट बात की कि शहर को डस्टबिन फ्री बना दो। अब आप बाज़ार में चले हो, आपके बच्चे ने वहाँ पे चॉकलेट ले ली, चॉकलेट का रैपर आ गया, वो कहाँ फेंकेगा ना? आपके पास कूड़ा जो है, आपके पास आप कहीं रोज़ अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो, 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो गया तो कहाँ फेंकेंगे आप? तो इसमें बेसिकली क्या था, डस्टबिन जो थे 100-100 मीटर पे लगने थे। 70 लोकेशन पे लगा, बाकी आपको 155 लोकेशन पे और लगने थे स्मार्ट सिटी फंड से। वो इन्होंने लिया नहीं। अब 4 किलोमीटर कोई कौन जो है कैसे जाएगा वहाँ पे? पॉसिबल नहीं है। आप किसी को थोड़ी बोल सकते हैं 4 किलोमीटर डस्टबिन पे आप कूड़ा डालने जाओ। यू हैव टू प्रोवाइड। और इस डिस्टेंस को आपने रिड्यूस करना था, 75 करते, उसके बाद 50 करते, है ना, जैसे जैसे पैसे आपके पास आते, क्योंकि ये कॉस्टली सिस्टम था। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.